हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं निर्भय सर आप लोग सभी का एक बार फिर से अपने ऑनलाइन हब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ईडू फाइबर पे स्वागत करते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले नौजवान साथी, आप लोग को पता है कि झारखंड में सीजीएल की वैकेंसी आ चुकी है। झारखंड में जेई की वैकेंसी आ गई है। झारखंड में मैट्रिक लेवल की वैकेंसी आ गई है। झारखंड में आने वाले दिनों में पुलिस और दरोगा दोनों की वैकेंसी आने वाली है। तो आप लोगों को कोई भी टेंशन नहीं लेना है। उसमें जो पूछी जाने वाली साइंस है उसका बेहतरीन क्लास मैं आपको डेली करवाता हूँ सुबह की 9 बजे। इसलिए आप लोग सुबह का 9 बजे आना ना भूले। डेली लाइव आइए, मेरे साथ जुड़िए और 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगाइए। और वो प्रैक्टिस सेट इतना करवा दूंगा कि झारखंड में, चाहे बिहार में, चाहे हमारे इंडियन गवर्नमेंट में जितने भी एग्जाम होंगे सब में काम आएंगे मेरे दोस्तों, क्योंकि साइंस नहीं बदलती है, ये आपको भी पता है। तो यहाँ की जो क्लास होगी वो बहुत ही बेनिफिट आपके लिए साबित होगा। तो नो लेट नो वेट, जल्दी जल्दी से एक बार अपने दोस्तों को लिंक को फॉरवर्ड कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ आज के इस क्लास में जुड़ पाएंगे। चलिए चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास। और आप लोग को क्या करना है, जल्दी जल्दी से लोगों को क्या कर देना है, फॉरवर्ड कर देना है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे चाहने वाले, देखिए ये रहा आपके लिए क्या, साइंस का सेट नंबर 18। और 18 को ऐसा बर्बाद करूंगा ना कि आप लोग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। तो क्या खुश होना चाहते हैं? अगर खुश होना चाहते हैं तो एक बार लिख दो यस गुरुदेव। और लेते हैं सीधे पहला क्वेश्चन। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाली। और ये क्वेश्चन ना जाने कितने पेपरों का पूछा हुआ है ना। आप जरा से एक बार सर्च मारना मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन इतने जगहों का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मत कहो। इसका मतलब ये है प्यारे मित्र कि ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चनों में से क्या है, एक है। और इसकी चांसेस आपकी पेपर में, इसकी जो चांस है वो आपकी पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाने की है। यानी ये क्वेश्चन देखा जाए तो भारत में सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं। सारे एग्जाम में लगभग लगभग आपके पूछे हुए हैं। क्या पूछे हुए हैं आइए देखते हैं। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति गृह, कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है। विच अमंग द फ्लोइंग इज ऑल्सो कोल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, हमसे ये पूछा गया। आइए इसको बर्बाद कर देते हैं। पहला है प्लास्टिड यानी कि लवक। दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सूत्र कणिका। अगला है गोल्जी बॉडीज, ठीक है ना। नेक्स्ट है सेल वॉल। तो आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि पावर हाउस ऑफ, है ना, पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है प्यारे मित्र वो ऑप्शन नंबर बी है। तो एकदम याद कर लीजिए बढ़िया से, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। और आपकी जो एग्जाम होगे ना सीजीएल की, या बिहार पुलिस का, या सॉरी झारखंड पुलिस का, या फिर झारखंड दरोगा का, उसमें 20 क्वेश्चन साइंस के आएंगे। और ये क्वेश्चन यहीं से आएंगे मेरे दोस्त, क्योंकि इतना ना सेट करवा दूंगा ना, मैं इतना सेट करवा दूंगा कि एक सेट से एक भी क्वेश्चन आ गया तो बहुत है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए, आपके लिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ बॉक्स में एक्स्ट्रा चीजें लिख के लेके आता हूं, ताकि हमारे बच्चे, वैसे बच्चे जो मेहनती हैं, वो इन एक्स्ट्रा चीजों पर क्या करे, ध्यान दे। और वहां से कुछ ना कुछ क्या कर पाए, गेन कर पाए, और वो भीड़ से क्या हो, अलग हो पाए। तो इसे क्या कीजिएगा, आपको आराम से इज्जत के साथ क्या करना है, पढ़ना है। अब आप लोग यही क्वेश्चन बार बार करते हो कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो मैंने बार बार बोल रखा है कि पीडीएफ लेने के लिए आपको आज की जो क्लास हो रही है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का बहुत बढ़िया सा लिंक दिया देखा है, और उस लिंक पर क्लिक करके आप उस टेलीग्राम चैनल में क्या हो जाइएगा, ऐड हो जाइएगा। और वहां पर आपको हर एक दिन क्लास समाप्त होने के बाद आपको हर एक दिन का पीडीएफ मिल जाएगा, विथ आंसर शीट मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। इस तरीके से जैसे आंसर शीट माइटोकॉन्ड्रिया है ना, रेड कलर से किया हुआ, इस प्रकार से आंसर सहित मिल जाएगा, ताकि मेरे बच्चे को पढ़ने में परेशानियां ना हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोल रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ, आपको क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूमैटोफोरस। न्यूमैटोफोरस का क्या अर्थ है, न्यूमैटोफोरस का क्या कार्य होता है। पहला है पौधों को जानवरों से बचाता है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है, पौधों को सीधा खड़े रहने में सहायता करता है, या पौधों की परागण में सहायता करता है। किसमें सहायता करता है, न्यूमैटोफोरस। न्यूमैटोफोरस जो होता है वो किसमें क्या करता है, ये चार ऑप्शन आपके पास हैं। आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बतानी है कि सर क्वेश्चन नंबर 2 का ये ऑप्शन क्या है, सही आंसर है। क्या आप ऐसा कर पाएंगे? अगर ऐसा कर पाते हैं तो मेरे लिए सबसे खुशी होने की बात है। तो जल्दी से बताइए इस चार ऑप्शन में से
है ना, क्या करेक्ट आंसर हो सकता है न्यूमैटोफोरस के लिए, है ना मेरे दोस्तों। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि न्यूमैटोफोरस का क्या कार्य है। न्यूमैटोफोरस का कार्य है आपको श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करना, यानी गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। यानी बिल्कुल सत्य आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। और अगर आपका ऑप्शन नंबर बी है तो समझ जाओ आपकी एकदम तैयारी मस्त चल रही है, तंदुरुस्त चल रही है, और कोई माई के लाल आपको झारखंड में सीजीएल का एग्जाम लेने से, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जाम लेने से कोई रोक नहीं सकता। ये मेरी पूरी क्या है, भरोसा है। आइए आइए मेरे प्यारे मित्र, लेट किस बात की, सीधे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेकिन फिर भी अगले क्वेश्चन में चलने से पहले फिर भी उसी तरीका का देखो, इस तरीका का चीजें आपको मैं हमेशा ला कर देता हूं ताकि हमारे बच्चे विशेष स्टडी करे और दूसरों से क्या बने, अलग बने। ये सब चीजें पढ़ पढ़ के, ये सब चीजें तो जितने हमारे क्लास में देख पा रहे होंगे सब लोग देख पा रहे होंगे, लेकिन ये वाली चीजें ना बहुत कम बच्चे पढ़ रहे होंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल का आप लिंक को पे क्लिक कीजिए, वहां से क्या हो जाएगा, टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा और फिर आपको हर एक क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 के लेते हैं। लिखा है कि विच अमंग द फ्लोइंग डिटरमाइंस द पिच ऑफ अ साउंड। निम्नलिखित में से ध्वनि स्वर मान, जिसे हम लोग पिच बोलते हैं, को कौन निर्धारित करता है, कौन निर्धारित करता है पिच। आप लोग को पता है ना कि लड़कियों की जो आवाज होती है वो पतली होती है, लड़कों की आवाज जो होती है मोटी होती है, उसमें पिच का एक अहम रोल होता है। क्या आप लोग बता पाएंगे कि लड़कियों की आवाज पतली किसकी वजह से होती है? तो उसमें एक पिच होता है, लेकिन कैसी पिच, पिच दो प्रकार की होती है, एक होता है हाई पिच और एक होता है लो पिच। तो मेरे दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि लड़कियों की आवाज पतली इस वजह से हो पाती है क्योंकि उनकी जो पिच होती है वो क्या होती है, हाई होती है, और लड़कों का पिच क्या होता है, कम होता है। यही वजह से उल्टा हो जाती है, यानी कि पतला मोतला होता है। तो पिच जो होता है ना वो डिपेंड किस पे करता है, एम्पलीट्यूड पे या फ्रीक्वेंसी पे या फिर लाउडनेस पे या फिर आपको वेवलेंथ पे। तो पिच विल डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, यानी कि आवृत्ति पे डिपेंड करता है। तो इसका जो राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर बी होंगे। कितने ऐसे भाई बंधु हैं जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, एक बार जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चढ़ते हैं। लेकिन अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले फिर आपको उसी तरीका से मैं आपको लेकर आया हूं, है ना। ये चीजें आपको क्या करना है, घर में बढ़िया से इज्जत के साथ रात में सोते समय जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। विच फेनोमेना शोज द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। देखिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूं प्यारे मेरे दोस्तों कि लाइट में दो नेचर होते हैं। एक होता है डुअल नेचर, लाइट में डुअल नेचर होते हैं। कितने नेचर होते हैं, डुअल। डुअल का मतलब होता है दो। एक होता है आपको पार्टिकल के रूप में करती है लाइट काम, और एक होता है वेव के रूप में, यानी कि कण के रूप में और प्रकृति के रूप, कण के रूप में और तरंग के रूप में, दोनों रूपों में लाइट क्या करती है, काम करती है। तो हमसे ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो घटना है वो पार्टिकल नेचर को शो करता है, किस कौन सी नेचर को, पार्टिकल नेचर को। आइए ऑप्शन को ढूंढते हैं और देखते हैं। डिफरेंस, विवर्तन, ये पार्टिकल नेचर नहीं है, ये वेव नेचर है। इंटरफेरेंस, ये भी वेव नेचर है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेरे दोस्त, यही है पार्टिकल नेचर, यही है पार्टिकल नेचर। तो याद रखिएगा कि पार्टिकल नेचर में आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और ये जो आपको इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब सब कैसा है, तो ये सब है आपको वेव नेचर में आते हैं। तो पार्टिकल नेचर हमसे पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए प्यारे मित्र, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। तो कितने लोगों का ऑप्शन नंबर सी है, कमेंट करके बताइए। और लास्ट में आपको यह भी बताना है कि आपने 20 में से कितना सही कर पाया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ CaOCl2। ये किसका कॉमन नेम, इसका क्या है जी, CaOCl2 का समान नाम क्या है, जल्दी से बताइए। और ये जो क्वेश्चन है ना वो भारत के सारे एग्जामों का पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत में जितने भी एग्जाम होते हैं उन सारे एग्जामों में आप इस क्वेश्चन को जरूर देख पाइएगा, अगर आप प्रीवियस ईयर देख पाए तो जल्दी से बताइए कि CaOCl2 का समान नाम क्या है। पहला ऑप्शन है बेकिंग पाउडर, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा है बेकिंग सोडा, ये तो महा गलत है ना। ब्लीचिंग पाउडर, यस मेरे दोस्त, ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो CaOCl2 होता है। तो आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारी आंसर ऑप्शन सी में ही आ गया है, ठीक है ना। तो अब अगला ऑप्शन क्यों पढ़ूं,
क्यों? क्योंकि बोथ का तो कहीं ऑप्शन है ही नहीं दिया हुआ है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। और ये क्वेश्चन भारत के लगभग सारे एग्जामों का पूछा हुआ है, तो इस बार आपके पेपर में पक्का आने वाली है ना। तो जहां जहां मैं लिख दूं ना सारे एग्जामों का पूछा हुआ है, उस पर जरा सा गौर फरमाना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का भी आपके लिए मैं विशेष विशेष जानकारियां लिख दिया हूं, इसे भी आपको क्या करना है, याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6, आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं और क्या कहता है। ठीक है कि व्हाट इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। कहा गया है कि आवर्त सारणी में समान तत्वों के समूह की, यानी कि एक ही समूह का सभी लोग हैं, समान तत्वों के समूह की समान विशेषता क्या होती है? पहला है इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल, दूसरा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, अगला है एटॉमिक वेट। तो भाई मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई अगर एक ही ग्रुप के सारे लोग हैं तो भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन सब में समान हो, ये गलत है, प्रोटॉन के भी गलत है और ये भी गलत है, लेकिन ये बिल्कुल क्या है, सही है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होंगे जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो बिल्कुल समान पाई जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो भाई एक ही ग्रुप के अगर हैं, अगर आप जितने भी एलिमेंट है अगर एक ही ग्रुप का है तो समझ जाइए उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यानी कि 72 कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो समान पाई जाएगी, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये देखिए, यहां पर आपके लिए डिस्क्रिप्शन लगा रखा है, कुछ विशेष जानकारी दे रखी है, आपको इसको क्या करना है, पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, विच डिजीज इज काउज्ड बाय निकेल, निकेल की वजह से कौन सी बीमारी होती है, ये आपसे पूछा। आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट करके ये बताइए कि कैडमियम, कैडमियम की वजह से कौन सी बीमारी होती है, और ये मैंने आपको पिछले क्लासों में पढ़ा रखा है। कैडमियम की वजह से कौन सी बीमारी होती है, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ, है ना। बहुत लोग ये पूछ देते हैं कि सर प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा है, तो मेरे दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको आज की जो क्लास हो रही है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, है ना, साइंस का JSSC CGL है ना 2023 के साइंस का एक स्पेशल सा मैं आपने प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको दे रखा है, वहां से भी आप जा सकते हो हमारे चैनल पे। तो बोला है कि कौन सा रोग निकेल के कारण होता है, पहला है इटाई इटाई, अगला है डर्मेटाइटिस, उसके बाद है आपका सीखने की विकलांगता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी, और एक है अस्थमा यानी कि दम्मा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने एक बताया अभी बीमारी का नाम आपको बताया था कि कैडमियम, किस कैडमिया की वजह से कौन सी बीमारी होती है ये आप लोग को बताना है। और यहाँ पर निकेल के कारण पूछा है, तो निकेल के कारण जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, है ना। ये त्वचा शोध यानी कि त्वचा से स्किन से रिलेटेड बीमारी होती है डर्मेटाइटिस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बताइए क्या होगा आंसर, जल्दी से इसको पढ़िए और कमेंट बॉक्स में आंसर बता दो कि कितने, क्या कौन सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है ना। और आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, आपकी समय सीमा बहुत कम होती है, मैं बच्चों को 15 सेकंड का समय देता हूं, है ना। पढ़ने के बाद पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद आपके पास 15 सेकंड का समय है लिखने का, टिपटिपा देने का। तो जल्दी से टिपटिपा दीजिए मेरे प्यारे मित्र। आइए, विच ऑफ द फ्लोइंग आर लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका है वो कौन सी है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं, कौन सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं। पहला पैनक्रियाटिक सेल्स यानी कि अग्नाशय कोशिकाएं, एपिथेलियल सेल यानी उपकला कोशिकाएं, अगला है नर्व सेल यानी कि तंत्रिकाएं कोशिकाएं, अगला है एपिडर्मल सेल यानी कि अधिचर्मिक कोशिकाएं। तो आप लोग को पता है हमारी जो नर्व सेल होती है ना वो हमारे पूरी शरीर की, हमारे पूरी बॉडी की सबसे बड़ी सेल होती है। तो नर्व सेल कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। और ये भी क्वेश्चन बहुत जगह मिलती है, ये भी क्वेश्चन आपको लगभग भारत में सारे एग्जामों में पूछे गए हैं। ये भी क्वेश्चन आपको देखिएगा तो भारत के सारे एग्जामों का लगभग एग्जामों में क्या कर दी गई है, पूछी गई है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं और उसे भी क्या कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग कलर टू ह्यूमन स्किन,
जो मानव की जो त्वचा होती है, स्किन जो होता है, उसमें कलर देने का काम कौन करता है, हमसे ये पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? यानी गोरा, काला, सांवला, ये जो हम लोग बोलते हैं, ये किसकी वजह से बोलती है? अब हम लोग बोलते हैं स्किन की वजह से। तो ये स्किन में जो ऐसा देखने को मिलते हैं, वो किसकी वजह से देखने को मिलते हैं, हमसे ये पूछा है। अगला पहला ऑप्शन है ल्यूसीफेरिन, अगला है हेमोग्लोबिन, नेक्स्ट वन है आपको फ्लावोनोइड्स, है ना, फ्लावोनोइड्स के है, या फिर मेलानिन के। तो एक बात याद रखना कि हमारे जो स्किन में जो कलर आती है ना, वो मेलानिन की वजह से आती है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी। लगा दो, है ना, लॉक कर दिया जाए, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। है ना मेरे प्यारे मित्र? क्या आप लोग को पता था? और अगर पता था तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आपको आंसर देना होगा। जल्दी से बताइए कि क्या आपको पता था प्यारे मित्र, और जल्दी से बताइए कितने मेरे भाई और बंधु का, है ना, क्वेश्चन नंबर 9 का डी आया। ये देखिए आपको मैंने लगा दिया है, पूरी डिटेल्स आपको मैंने दे रखा है ना। डिटेल्स को पूरी स्टडी कीजिए, और यहाँ से हो सके कि आप कुछ नए नए पॉइंट भी क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो इसे आप आराम से पढ़िएगा, आपको मैंने बता ही दिया है कि पीडीएफ कहाँ मिलती है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर लेंगे 10, है ना। आगे क्या कहता है? विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज इज नॉन कॉम्युनिकेबल इन नेचर? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी असंक्रामक प्रवृत्ति की है? बताइए कौन सी है असंक्रामण प्रवृत्ति की है? हमसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की बात की जा रही है। तो प्यारे मित्र आपको यह बताना होगा कि 4 ऑप्शन आपके पास दिख रहे हैं, इसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन है ना। पहला है कोलेरा। कोलेरा के बारे में बात करें तो ये तो कम्युनिकेबल डिजीज है जी। चिकन पॉक्स, ये भी कम्युनिकेबल डिजीज है ना। ट्यूबरक्लोसिस, ये भी कम्युनिकेबल डिजीज है। तो भाई 4 ऑप्शन में से तो 3 को आपका क्या आ गया? कम्युनिकेबल डिजीज। तो हमसे पूछा नॉन कम्युनिकेबल, तो नॉन कम्युनिकेबल क्या है? कैंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या आपका भी जवाब ऑप्शन नंबर डी आ रहा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में क्या कीजिए, पुश कीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं, है ना मेरे दोस्त। ये देखिए आपके लिए मैं हमेशा हमेशा लेके आता हूं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए मैं हमेशा लेके आता हूं, कैंसर एक क्या है? असंचारी यानी असंक्रामक प्रवृत्ति का रोग है, क्योंकि यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या पशुओं से व्यक्ति में संचारित नहीं होता है। यही कारण है इसे कहा जाता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन प्यारे मित्र बहुत जगह पेपर का पूछा हुआ है। यानी भारत में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन ना आया हो। यानी कि सारे एग्जाम का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत में जितने भी एग्जाम होते हैं सब में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आप पढ़े होंगे जब 9th में पढ़े होंगे ना, है ना, 10th पढ़े होंगे तो भी ये क्वेश्चन आया हुआ होगा। अपने जमाने को जरा सा याद कर लो। इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स डॉट एनर्जी टू केमिकल मैकेनिकल एनर्जी। तो आप लोग को पता है ना कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। तो यहां पर क्या लिखाएगा? यहां पर लिखाएगा विद्युत ऊर्जा, है ना, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द क्या? तो बोलोगे सर सही आंसर है कि नहीं? एक बार कमेंट करके बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी है कि नहीं। और क्या आपने भी सेट लगाया होगा तो बहुत बार मिला होगा। आपने जब ऑफलाइन घरों में सेट मारते होंगे या कहीं ग्रुप में जाकर सेट मारोगे तो ये देखना ये क्वेश्चन बहुत बार आपको मिलता हुआ नजर आएगा। ये मेरा अनुभव करता है, क्योंकि मैं सारे एग्जाम का पेपर देखता हूँ। ऐसा पर्सनली नहीं मैं बोल सकता हूँ कि मैं सिर्फ झारखंड का ही पेपर देखता हूँ। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एग्जाम कंडक्ट होती है मैं सब का पेपर देखता हूँ प्यारे मित्र। इसलिए ये मेरा अनुभव कहता है कि लगभग लगभग ये सारे पेपरों का पूछा हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 12। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करूं तो पहले पढ़ता हूं उसके बाद इसकी बातें करता हूं। लिखा हुआ ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग प्रिंसिपल ऑफ लाइट? प्रकाशीय प्रकाशीय तंतु निम्नलिखित में से प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अगर मैं इसकी बात करूं, ये ऑप्टिकल फाइबर वाला क्वेश्चन मेरे दोस्त ये भी पूछा हुआ है ना। ये क्वेश्चन आपके ऑप्टिकल फाइबर वाला यूपीएससी में पूछा हुआ है।
सोच लो, भारत की जो सबसे बड़ी एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एसएससी का पूछा हुआ है ना, प्रीवियस ईयर जाके देख लेना, रेलवे का पूछा हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूं प्यारे मित्र कि ये क्वेश्चन जो है ना वो सारे जगह पूछा हुआ है। समझ गए? आप जाके देख सकते। तो जल्दी से बताइए कि ऑप्टिकल फाइबर, यहां तक तो पेपर में यह भी पूछ लिया गया है कि ऑप्टिकल फाइबर की खोज किसने किया था। सोच लो, ये आप जब पूछ लिया गया है तो ये तो बहुत कॉमन चीज है प्यारे मित्र, क्योंकि लाइट में हमें पढ़नी है, हमें ऑप्टिक्स में क्या करनी है, पढ़नी है। तो जल्दी से बताइए कि ऑप्टिकल फाइबर किस पे काम करती है। पहला है रिफ्लेक्शन, है ना, दूसरा है रिफ्रैक्शन, तीसरा है डिफ्रैक्शन, चौथा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ना ही ऑप्टिकल फाइबर ना ही रिफ्लेक्शन पे काम करती है, ना ही रिफ्रैक्शन पे काम करती है, और ना ही करती है डिफ्रैक्शन पे। ऑप्टिकल फाइबर काम करती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इससे संबंधित मैं कुछ विशेष जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं। ये देखिए, ये रहा। तो इसे क्या कीजिएगा, आराम से सोते समय पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और आराम से एक बार सोते समय रीड कर लीजिएगा, ताकि आपकी नॉलेज दूसरों बच्चों से जरा सा हटके हो पाए, ताकि आप भीड़ में से निकल पाए। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करता हूं। लिखा है, इन विच इंडस्ट्री पोटेशियम नाइट्रेट इज यूज्ड कॉमर्शियली। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग व्यावसायिक रूप से किस उद्योग में किया जाता है। यानी ऐसा कौन सी इंडस्ट्री है जिसमें हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं। हमसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ये भी क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो भारत के सारे एग्जामों का पूछा हुआ है। यानी कि देखा जाए तो बहुत बढ़िया बढ़िया मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं प्यारे मित्र। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग डायरेक्ट पूछा हुआ आपके पेपर में, है ना। रेलवे का पेपर निकाल लो, एसएससी का पेपर निकाल लो, आपको यूपीएससी का यानी पीसीएस लेवल का पेपर निकाल लो, आपको ये क्वेश्चन मिलता हुआ नजर आएगा। मैं यकीन से कहता हूं, क्योंकि मैं सारे एग्जामों का पेपर को बड़ा प्यार से चश्मा लगा कर देखता हूं, और आप लोग को पता है मैं पूरी तरीका से इज्जत देता हूं क्वेश्चन को, तो उसी तरीका से आप लोग भी इज्जत दीजिए। पहला हमसे कि पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किस कॉमर्शियल में हम लोग करते हैं। पहला है ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में, शीशे के निर्माण में, इलेक्ट्रोप्लांट यानी कि विद्युत लेपन में करते हैं, फायर क्रैकिंग मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं, या फिर लेदर इंडस्ट्री में करते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल ना ही आपको ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में होता है, ना ही इलेक्ट्रोप्लांट में होता है, और ना ही लेदर इंडस्ट्री में होता है। कहाँ होती है? फायर क्रैकिंग मैन्युफैक्चरिंग में, यानी पटाखों के निर्माण में हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं। क्या आप समझ पाए हमारी बातों को? अगर समझ पाए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, है ना। और हमारी क्लास अगर अच्छी लग रही होगी तो जरूर से जरूर हमारी क्लास को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए होंगे तो एक बार प्यारे मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली जितने भी हमारी क्लास है, चाहे वो आपकी ऑनलाइन हो, है ना, जिस मोड में हो, आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं, एक बार ये बताओ, मिलना चाहिए कि नहीं। अगर चाहते हो कि हमारी हर एक क्लास आपको मिलता हुआ नजर आए तो वो लाइक, है ना, और सब्सक्राइब जरूर करना है, और बेल आइकन जरूर दबाएं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एलोट्रॉप। एलोट्रॉप का एग्जाम्पल नहीं है। हमसे ये पूछा गया है कि भाई जो दिखाया गया है नीचे, इसमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो एलोट्रॉप नहीं है। आइए पहले हिंदी में पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अपरूप, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपरूप एलोट्रोप का उदाहरण नहीं है। तो भाई हीरा, ग्रेफाइट, ये सब तो एलोट्रोप है ना। तो अगर मैं बात करूं, पहला ऑप्शन है डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है ओजोन, चौथा है स्टील। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि डायमंड भी एक एलोट्रोप है। तो यहां पर पूछा है एलोट्रोप का उदाहरण नहीं है, तो ये तो एलोट्रोप है। ग्रेफाइट भी एक एलोट्रोप है, ओजोन भी एलोट्रोप है ना। तो एलोट्रोप है कौन नहीं? तो एलोट्रोप स्टील है। स्टील किसी का एलोट्रोप नहीं है, इसलिए आंसर जो इसका राइट है वो आपका स्टील है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है? विच कंपोनेंट इन टोबैको मेक्स इट हार्मफुल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तंबाकू का कौन सा घटक उसे मानव उपभोग के लिए हानिकारक बनाता है।
यानी हमसे जानते हो डायरेक्ट कभी कभी पूछा जाता है कि तंबाकू में क्या पाया जाता है। कभी कभी देखो वही चीज पूछा गया है लेकिन क्वेश्चन को जरा सा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। और ये भी क्वेश्चन आपके बहुत सारे पेपर का पूछा हुआ है ना। बहुत सारे पेपर में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे हुए हैं मेरे प्यारे मित्र। चाहे आप रेलवे की बात कर लो, एसएससी की बात कर लो, पीसीएस की बात कर लो, वहां भी आपको मिल जाएगा। तो बताइए कि तंबाकू में ऐसा क्या पाया जाता है जो हानिकारक बनाने का काम करता है। पहला है आपको मॉर्फिन, दूसरा है निकोटीन, चौथा है हीरोइन, पांचवा है नन ऑफ दीज। तो भाई ना ही उसमें मॉर्फिन पाया जाता है, ना ही उसमें हीरोइन पाया जाता है, और एक ऑप्शन दे रखा है निकोटीन। तो हम लोग याद कर लेंगे कि तंबाकू में क्या पाया जाता है, निकोटीन। यही कारण है कि तंबाकू हम लोगों के लिए क्या है, हार्मफुल है, यानी कि हानिकारक है। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, आइए बड़ा प्यार से इसको समझते हैं और जल्दी से आंसर देने की कोशिश करेंगे। कहता है कि बीओडी का असंक्षिप्त रूप क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीओडी। बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिफिसिट, है ना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिफरेंस, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीओडी का फुल फॉर्म नहीं आपको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिफिसिट है, नहीं आपको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिफरेंस है, और नहीं आपको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन है। बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्या मेरे भाई, क्या मेरे बहन, और क्या मेरे चाहने वाले नौजवान साथी, क्या आप हमारे शब्दों को समझते हैं? अगर समझते हैं तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, एक बार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन पे जरूर एक बार प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता चला जाए। एल्वोलाई, एल्वोलाई इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली से, है ना, एल्वियोली संबंधित है, एल्वियोली संबंधित है। पहला है सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण प्रणाली, एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन प्रणाली, रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि जनन प्रणाली, और रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन प्रणाली। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एल्वोलाई है वो हमारे क्या है, ट्रेकिया का एक पार्ट है, हमारी ट्रैकिया क्या है, हिस्सा है। अब बताओ ट्रैकिया, है ना, ट्रैकिया जो ऑर्गन है यानी जो पार्ट है वो इस्तेमाल होती है हमारा किसमें, किसमें इस्तेमाल होती है, मैं आपको बताने वाला हूं। तो भाई एल्वोयोली की बात करें, है ना, एल्वियोली की बात करें तो ये ना तो सर्कुलेटरी का बात है, ना ही वो एक्सक्रेटरी सिस्टम में पाया जाता है, ना ही वो रिप्रोडक्टिव का हिस्सा है वो आपके किसका, रेस्पिरेशन का। यानी कि एल्वियोली जो है ना, एल्वियोली जो है वो किससे संबंधित है, हमारे रेस्पिरेशन से संबंधित है, यानी कि हमारे श्वसन प्रणाली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे 18। 18 में क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। पता है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। हमसे पूछा गया कि साउंड की जो इंटेंसिटी है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है, तो बताना है आप लोग को। पहला ऑप्शन है कि डेसिबल होता है, दूसरा है न्यूटन, तीसरा है हर्ट्ज, चौथा है टेस्ला। तो मैं अगर बात करूं ध्वनि की, साउंड की, किसकी, इंटेंसिटी को, तो ध्वनि की जो यानी कि जो साउंड है उसकी अगर इंटेंसिटी की बात करें तो भाई साउंड की इंटेंसिटी को ना ही उसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है, ना ही उसका एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, और ना ही उसका मात्रक टेस्ला होता है। उसका मात्रक क्या होता है, डेसिबल होता है। उसका जो मात्रक होते हैं मेरे दोस्त उसे क्या बोलते हैं, डेसिबल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 19। 19 में क्या बोल रहा है, विच कलर इज फॉर्म्ड व्हेन ब्लू एंड ग्रीन। अरे रे रे, इसका तो डायरेक्ट आंसर दिख रहा है मेरे दोस्त, मेरे प्यारे मित्र, ये क्वेश्चन इनवैलिड है, मान लिया जाए इनवैलिड है। कहता है कि विच कलर इज फॉर्म्ड व्हेन ब्लू एंड ग्रीन आर मिक्स्ड। अगर ब्लू और ग्रीन ये दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सियान बनेगा। और आप लोग कमेंट में ये बताओ कि जब रेड और ग्रीन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा। ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि जब रेड और ग्रीन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा। यहां पर ये इनवैलिड क्वेश्चन हो गया क्योंकि आंसर ऑलरेडी क्या हो गया, विजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम ले लेंगे 20।
ये 20 क्वेश्चन अगर छोटा मोटा समझते हो तो समझ जाओ तुम्हारी क्या है, गलत फैमिली है। ये क्वेश्चन बहुत एग्जामों का पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन जो है मेरे दोस्त बहुत एग्जाम का क्या है, पूछा हुआ है, बहुत एग्जामों में पूछा हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे मन से सुनेंगे और इसका जवाब को बढ़िया से याद करेंगे। कहता है कि डॉट 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 इज मेड अप ऑफ स्मोक एंड फॉग, यानी स्मोक और फॉग से कौन बनता है ये आपको बताना है। डॉट 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 धुएं और कोहरे से बनता है। धुएं और कोहरे से कौन बनता है, बादल, जो कि बिल्कुल गलत है ना। पाला फोरहोस्ट यानी ये भी गलत है। हैज यानी कि धुंध, ये भी गलत है। धुएं और कोहरे से बनता है स्मोग यानी कि कोहरा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो मेरे प्यारे मित्र एक बार जल्दी से कमेंट करके आप बताइए कि हमारी जो जो क्लास थी आज 18वां सेट था, 18वां प्रैक्टिस सेट जेएसएस सीजीएल को लेकर आए थे। आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि आप लोग को आज की क्लास कैसी लगी। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगती है तो एक बार हमारी क्लास को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेनी है, और एक बार क्या करना है, बेल आइकन पे प्रेस करना है, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन समय से मिलता चला जाए, ताकि आपके झारखंड में होने वाले हर एक एग्जामों की तैयारी परफेक्ट हो पाए। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, और अगली क्लास जरूर से जरूर अटेंड करेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास यानी कि साइंस की प्रैक्टिस सेट नंबर 19 में लेकर। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।